Hello student, good morning all of you. Now we start your chemistry. और इस क्लास में हमने कल आपको एक्सेप्शन डिस्कस किया था और एक्सेप्शन में बताया था कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है और उसको एक्सप्लेन किया था मैंने। और इनर्ट गैस का सबसे हाईएस्ट होता है क्योंकि उसका इनर्ट गैस का सबसे हाईएस्ट इसलिए होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से इसलिए ज्यादा होता है कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है और ऑक्सीजन का अनफील्ड होता है। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है और फ्लोरीन का अनफील्ड है, सर नाइट्रोजन को ज्यादा बोल दो। नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में जब कंपेयर करना होगा तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड और फ्लोरीन का अनफील्ड तो हम बोल देंगे सर हाफ फील्ड में ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। दो फैक्टर होगा हमारे पास, एक हाफ फील्ड होगा और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है ना चेक करने के लिए हमारे पास। तो फ्लोरीन में और नाइट्रोजन में जब चेक करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में जब हम कंपेयर करेंगे तो हाफ फील्ड इज डोमिनेटिंग फैक्टर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो कहां कहां होगा वो मैं लिखवाया हूं, बरोबर है। चलो अब नेक्स्ट लास्ट जो एक्सेप्शन था उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम और बोरॉन में ज्यादा किसका होता है? बेरिलियम का। बोरॉन का क्या होता है? कम होता है। बोरॉन के नीचे, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो अब इसके जस्ट नीचे भी चलता जाएगा। अब ऐसा क्यों? तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। बेरिलियम में और बोरॉन में 2 और 2 दो ऑर्बिट, 2 और 3 दो ऑर्बिट, दो ऑर्बिट यहां पे, दो ऑर्बिट यहां पे, ठीक है। अब यहां पर ऑर्बिट सेम तो कहां जाएंगे? प्रोटॉन के पास, 4 प्रोटॉन और यहां होगा 5 प्रोटॉन। प्रोटॉन हो गया हमारा सेम, ठीक है, सॉरी प्रोटॉन हो गया डिफरेंट। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? बाइंड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसका न्यूक्लियस की तरफ। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफिकल्ट होगा। तो बोरॉन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम। ये अकॉर्डिंग टू क्या है? रूल आया, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग तो चलता नहीं, तभी तो एक्सेप्शन बना हुआ है। रूल के अकॉर्डिंग चलता नहीं है तो ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है। अब यहां पर देख लेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां ध्यान देना, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और इसका होता है 1s2 2s2 2p1। अब ये लगता है सब भरा हुआ है, बिहेव लाइक फुलफिल्ड, बिहेव लाइक फुलफिल्ड। और ये क्या होता है? अनफिल्ड होता है। पी में 1 है, अनफिल्ड होता है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, बिहेव लाइक फुलफिल्ड इज मोर स्टेबल देन दिस कॉन्फ़िगरेशन, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, अनफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल, इसीलिए डेट्स वाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डेट्स वाई मोर डिफिकल्ट, मोर, क्योंकि स्टेबल चीज अपने से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने देना चाहता है। मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन।
मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यहां से ज्यादा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बेरिलियम में ज्यादा हो जाएगा बोरॉन। लेकिन एक चीज ध्यान रखने का है कि बेरिलियम का कंपेयर बोरॉन से ही कर देंगे, बाकी से कार्बन से नहीं कर देंगे, बाकी कार्बन से नहीं कर देना है कि बेरिलियम का कंपेयर सर कार्बन से कर दो, उसका बिहेव लाइक फुलफिल्ड है, कार्बन का अनफिल्ड है तो उससे कर दो, नहीं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और मैग्नीशियम का कंपेयर इससे, तो नाइट्रोजन का कंपेयर किससे करना है, ऑक्सीजन के, और बेरिलियम का कंपेयर किससे करना है, बोरॉन से, इन्हीं दो का कंपेयर करना है, ठीक है। इसके नीचे वाला भी सामने सामने कंपेयर होगा, जैसे नाइट्रोजन के नीचे वाला फास्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे वाला सल्फर, वो भी कंपेयर होगा, उसके नीचे वाला भी कंपेयर होगा अगर आता है तो। बेरिलियम के नीचे Mg भी कंपेयर होगा और इसके नीचे एल्युमिनियम, ज्यादा पीरियड नंबर 2 और 3 तक देता है, इसलिए मैं बार बार 2 और 3 तक लेके लिख रहा हूं। अगर नीचे भी देता है तो ऐसा ही एज इट इज चलेगा, अदरवाइज नॉर्मली ज्यादा ग्रुप पीरियड नंबर 2 और 3 का एग्जांपल्स देता है। तो ये आपको कंपेयर करना है। और इनर्ट गैस हाईएस्ट, हाईएस्ट किसका होगा, इनर्ट गैस का, इनर्ट गैस का। तो ये हमारा की पॉइंट रहा, इनर्ट गैस का हाईएस्ट, क्योंकि इसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है ये, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसका क्यों ज्यादा है, तो इसका अनफिल्ड है, इसका हाफ फील्ड है। तो अनफिल्ड और हाफ फील्ड किस में चेक करेंगे, केवल इन्हीं दोनों में चेक करना है। अब ये नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में लेके बैठ गए हाफ फील्ड और फुल फील्ड चेक करने, नहीं, ये हर जगह चेक होगा, ये तो किंग है, इसका कोई और ये हाफ फील्ड और ये बिहेव लाइक फुलफिल्ड, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये एक्सेप्शन आया। रूल के अकॉर्डिंग तो ये था और ये गलत है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये है बिहेव लाइक फुलफिल्ड, बिहेव लाइक फुलफिल्ड। ओके ना। तो ये है आपका 3 एक्सेप्शन जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट आपको क्या समझाया था मैंने, मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड हमने आपको ये समझाया कि कंपेयर कैसे किया जाए, हाउ टू कंपेयर, तो कंपेयर करने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट बताया मैंने। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया IE1, IE2, IE3, IE4 जितना भी हो IEN तक, उसका डेफिनेशन क्या है और कैसे उसका कंपेयर किया जाए। IE1 इज ग्रेटर, IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ये कैसे कंपेयर किया जाए, हाउ टू कंपेयर। ये कंपेयर करने के बाद हमने उसके बाद क्या पढ़ा, एक्सेप्शन। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा एक्सेप्शन, कि हमारा एक्सेप्शन क्या है। अब एक पॉइंट और रह गया है, कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करें। तो हमारा लास्ट कैलकुलेशन होगा हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, मतलब आयोनेशन एनर्जी कैलकुलेशन नहीं, कैसे निकाला जाए। कैसे निकालना तो लैब में निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन दिया जाए तो हम कैसे, मतलब उसके ऊपर एनर्जी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। ओके, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं, पहले इतना आप नोट डाउन कर लो। नाउ हाउ टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर डेटा में दिया जाए तो क्या होता है, तो पहले पॉइंट में ये लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ionization enthalpy will always exothermic प्रोसेस। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा इसमें हीट दिया ही जाता है। एक्सोथर्मिक का मतलब समझ में आता होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमने हीट देते हैं सिस्टम को। जब हम हीट देंगे, ठीक है, हम अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है हमें, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, तो हमने इसको हीट दिया,
ये हीट सिस्टम ने, ये कंटेनर ने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब हुआ इस सिस्टम के द्वारा। जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो हम बोलेंगे कि ये, सॉरी एक जो लिख दिया मैंने, एंडोथर्मिक होगा ना, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर सिस्टम को हमने हीट दिया, हीट एब्जॉर्ब किया, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें हमने जो हीट एब्जॉर्ब किया, उस हीट को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा एच यानी इसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी यानी चेंज इन हीट। अभी कितना हीट है और हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद कितना हीट दिया, तो उसका चेंजेज कितना का आया, चेंज इन इंथैल्पी। तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस को पहचानने के क्या तरीका है, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है, अगर सॉरी डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो वो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा। जैसे एग्जांपल्स, अगर मान लो A है और A से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अब बन गया A+, ठीक है, तो दिस वन इज एंडोथर्मिक, दिस वन इज एंडोथर्मिक। और इसको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में डेल्टा एच मान लो +10 किलो जूल है पर मोल। तो +10 का मतलब है कि इसको हमने हीट दिया, तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको हमने हीट दिया है। तो प्लस इज इंडिकेट दैट द सिस्टम विल एब्जॉर्ब द हीट टू कन्वर्ट A into A+। प्लस इस चीज को इंडिकेट करता है, जैसे डेल्टा एच +10 किलो जूल दे दिया, तो प्लस इस चीज को इंडिकेट करेगा कि यहां हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट विल एब्जॉर्ब है। ठीक है, इसका हम मीनिंग ऐसे भी समझ सकते हैं, ए में से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो बन गया A+, या तो एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हुए ऐसे दिखा दो, या इसको मैथ की इक्वेशन की तरह मान के इसको इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा ये। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही है। तो यहां से ये चीज समझ में आ रहा है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो लॉस ही होगा। तो जब लॉस होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू यानी चेंज इन इंथैल्पी, कितना हीट का लॉस और गेन हुआ, कितना हीट का लॉस और गेन हुआ, तो वो लॉस गेन जो हुआ वो प्लस में इंडिकेट करेगा। यानी प्लस इस बात को इंडिकेट करेगा कि हमने हीट बाहर से एब्जॉर्ब किया। मान लो हमारा बॉडी है और हमारा बॉडी जो मान लो हमने अभी वर्क कर रहे हैं, तो हम अगर सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर, तो हमारा बॉडी हीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो हीट एब्जॉर्ब होने से हम बोलेंगे हमारा बॉडी हीट एब्जॉर्ब किया, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। यहां डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ओके ना, चलो, तो दिस वन इज ये हीट एब्जॉर्ब हुआ। अब वहीं पे सेकेंड, हालांकि इसको मैं पढ़ाता कहां पे, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी में, यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं। अगर कोई सिस्टम, जैसे मान लो क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जब Cl से Cl माइनस जाता है तो यहां हीट रिलीज होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है। यहां हीट क्या होता है, रिलीज होता है।
हीट रिलीज होता है। अब हीट का रिलीज कितना कैलकुलेशन करना है या जानना है तो हम डेल्टा एच के मीनिंग से जानते हैं, यानी हीट का लेना देना डेल्टा एच से है। कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या गेन हुआ उसका मीनिंग डेल्टा एच बताएगा, बस इतना जानना आप। तो डेल्टा एच क्या इंडिकेट करता है कि उस सिस्टम में जो ये काम हुआ है इसके दौरान वो हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है या कितना उसने हीट लॉस किया है, उसका वो पता लगाता है। अगर डेल्टा एच वैल्यू क्या होगा, यहां पर निगेटिव हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है, यानी हीट जब रिलीज होगा तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, बराबर ना। तो डेल्टा एच का मैं मीनिंग समझा रहा हूं। डेल्टा एच का मतलब क्या है, डेल्टा एच मतलब, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, यहां मैं लिखा हूं चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन इंथैल्पी। इंथैल्पी को हीट से समझो, इंथैल्पी का मतलब होता है हीट, यानी चेंज इन हीट। ये काम करने के दौरान, ये प्रोसेस होने के दौरान कितना हीट चेंज हुआ, एक्सचेंज कितना हुआ सराउंडिंग से। मान लो ये इसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किया तो हीट एब्जॉर्ब किया होगा, तो पहले 0 था अब 10 हो गया है, यानी इसने हीट एब्जॉर्ब किया। तो इस हीट एब्जॉर्ब जो किया है उसको डेल्टा एच में, मतलब चेंज इन हीट से, यानी चेंज इन इंथैल्पी में, यानी डेल्टा एच को पॉजिटिव से लिखेंगे, यानी पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट दैट द सिस्टम विल एब्जॉर्ब द हीट। यानी मैं यहां पर कंक्लूजन ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू indicate that system will absorb the heat। यानी डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, कहीं दिया भी है पॉजिटिव, तो हमें यह सोचना है कि उस सिस्टम जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने यहां लिख के बताया है कि डेल्टा एच 10 किलो जूल है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ जिसमें एनर्जी रिलीज हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी हो रहा है, अब यहां पर ये प्रोसेस होने के दौरान हीट रिलीज होता है, हमारा बॉडी मान लो हीट रिलीज किया, तो हीट अगर रिलीज हुआ तो हम बोलेंगे डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है, यानी निगेटिव वैल्यू इंडिकेट हीट विल रिलीज। इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। यानी एक लाइन में अगर बोलना है तो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। बस एक लाइन में अगर जानना है तो, क्योंकि एक्सो और एंडो तो आप जानते हो पहले से, और एक्सो में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है। मैं केवल डेल्टा एच पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सो और एंडो के बारे में पहले से जानते हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में पहले से आप पढ़ के आए हो। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू यानी चेंज इन इंथैल्पी यानी चेंज इन हीट का वैल्यू निगेटिव होता है, बरोबर है। जैसे मान लो एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन्स गेन किया और बन गया ए माइनस, इस दौरान इसने हीट रिलीज किया है, ठीक है। तो डेल्टा एच मान लो हमने लिखा -10 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब हुआ माइनस विल इंडिकेट दैट कि सिस्टम विल रिलीज दी एनर्जी, यानी एक्सोथर्मिक है। तो ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक से हमने किसको रिलेट कर दिया, डेल्टा एच को। तो एक्सोथर्मिक, अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है तो क्या सोच लेना है, एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या सोच लेना है, एंडोथर्मिक है, और ये एक्सोथर्मिक है। अब ये निगेटिव इंडिकेट हीट विल रिलीज फ्रॉम सिस्टम, ये सिस्टम मान लेते हैं या कंटेनर। हीट विल रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, बराबर है। तो बस 2 ही लाइन जानना है, आप एंडो जानते हो, एंडो को मिला देना है डेल्टा एच से। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव।
और एक्सोथर्मिक आप पहले से जानते हो, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो अगर कहीं डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव दिया जाए तो आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि वो एंडोथर्मिक है। अगर डेल्टा एच का वैल्यू कहीं निगेटिव दिया जाए तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव दिया जाए तो एंडोथर्मिक है। बस यही दो लाइन हमें जानना है। तो अभी का की पॉइंट क्या है हमारा, ये हमने इतना समझाया कि डेल्टा एच का वैल्यू कैसे क्या क्या जानना है, ठीक है। तो हमारा की पॉइंट ये हुआ कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में हीट क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब। और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। अगर हुआ तो एक्सोथर्मिक होगा, यानी हीट क्या होगा, उसमें हीट रिलीज होगा। तो ये पॉइंट हमें मतलब की पॉइंट हमारा हुआ, तो इसको एक बॉक्स में लिखेंगे। इतना पढ़ने का हमारा कंक्लूजन यही निकला हमारा, ये हमारा की पॉइंट हुआ। हैव यू एनी डाउट? नाउ अब यहां ध्यान देना, मान लो हमने एक इमेजिनरी एटम लिया। क्वेश्चन ये है कि ए से ए प्लस गया, ए से ए प्लस 2 गया, ठीक है। यहां IE1 लगा और यहां IE2। तो IE1 इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल पर मोल है, और IE2 20 किलो जूल पर मोल है। तो आपको बताना है कि ए से ए प्लस 2 जाने में, ए से प्लस 2 जाने में डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा। मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। तो इसको जो आप समझ रहे हो कि IE1 है, इसको आप डेल्टा एच बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जो एनर्जी हमने दिया, तो ये एनर्जी तो आप दिए, तो दिस वन इज डेल्टा एच, जो हमने दिया एनर्जी, दिस वन इज डेल्टा एच। डेल्टा एच 1 और 2 आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलो जूल। तो यहां से यहां जाने के लिए इनका सम हो जाएगा। तो यहां से यहां जाने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से यहां जाने का मतलब डेल्टा एच 3 कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा IE1 प्लस IE2, यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, यानी 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 किलो जूल पर मोल, 30 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। यानी यहां से यहां जाना है तो दोनों एनर्जी को क्या कर दो, ऐड कर दो। आप दोनों एनर्जी को अगर ऐड करोगे आप, ठीक है, तो यहां से यहां जाने के लिए इस दोनों एनर्जी को आपको ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करोगे आप, तो यहां से यहां तक, कहने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच 3 निकालना है, तो इसको ऐड कर देंगे हम। हो गया, कोई डाउट है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। अब होता है क्या कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो एटम होते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सम एटम लूज
to complete their octet, some atom gain the electron. To complete their octet, some atom gain the electron. Example, Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो Cl क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कहीं लूज अगर जिसने किया होगा वो गेन कर लेगा, तो गेन करेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे चार्ज माइनस आ जाता है। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जस्ट लाइक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन पहले एक गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि दोनों एक ही बार गेन नहीं करेगा, जिससे लॉस दोनों एक बार नहीं हो रहा था। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर देन इट विल गेन अनदर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 और 7 हो जाएगा, और 2 या 8 हो गया। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है। नाइट्रोजन भी कुछ इस तरह से हो सकता है, नाइट्रोजन -1, नाइट्रोजन -2 और नाइट्रोजन -3। नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक गेन करेगा तो -1, देन अनदर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो उसमें चार्ज क्या हो जाएगा, -2, देन अनदर इलेक्ट्रॉन, देन इट विल गेन, देन चार्ज विल बी -3। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किया, और इसका ऑक्टेट हो गया 2 और 6, 2 और 7 और 2 और 8। इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्टेट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये गेन करता रहेगा। तो मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 किया, यहाँ 3 किया, तो मोस्टली 3 तक करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन और करने में एनर्जी वगैरह का हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो ये तो हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स गेन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, गेन होता है। अब यहां पर हम मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। दूसरा हम ये समझेंगे कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्ड हम ये समझेंगे एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर, एक्सेप्शन क्या है। ठीक है। फोर्थ में एक्सेप्शन जानने के बाद हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इसका डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ में हम रिलेट करेंगे रिलेशन विथ डेल्टा एच। डेल्टा एच से हम कैसे इसको रिलेट करेंगे, इसमें अभी मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डेल्टा एच के बारे में थोड़ा कम बताया, इसमें अब थोड़ा मोल के साथ रिलेट करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमें 5 टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 5 टॉपिक हमें यही स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, व्हाई वी स्टडी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है वो हम मीनिंग में समझेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो अलग मैटर है। पर हम इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों हम टीच कर रहे हैं आपको, आप क्यों इसको प्रैक्टिस करोगे, या क्यों हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, ये समझ में आ गया क्यों हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। व्हाई वी स्टडी टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मार्क्स लाने के लिए हमें इस चीज का स्टडी करना क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो अभी हमने लॉस के बारे में बात किया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं होगा, यहाँ गेन होगा, और गेन होगा तो चार्ज क्या आएगा, माइनस। तो गेन होने के दौरान जो एनर्जी का लेन देन होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानेंगे। जो भी होगा, रिलीज होगा या गेन होगा, जो भी होगा हम आगे देखने वाले हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, कंपेयर कैसे करेंगे, एक्सेप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, 2, 3 क्या होता है, और
रिलेशन विथ डेल्टा एच, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी कनेक्ट करेंगे एंड रिलेट विथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी से भी कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक नंबर जेड में। ग्राफ में आप देखोगे तो यहां हाइड्रोजन है और यहां हीलियम है। अब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना किस में एनर्जी ज्यादा लगेगा, हाइड्रोजन में या हीलियम में? आंसर करो मेरे को, हाइड्रोजन में ज्यादा लगेगा या हीलियम में ज्यादा लगेगा? हीलियम में ज्यादा लगेगा कि वो किंग है। तो देखो ये जो एनर्जी का लगना है ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये एनर्जी जो है यहाँ पर ये इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसीलिए ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो हीलियम का वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है तो ये इसका एनर्जी है, क्योंकि ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंथैल्पी। तो इसमें एंथैल्पी, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसमें एनर्जी कम लगेगा, तो इसीलिए इसको बॉटम में लिखा गया है और इसको टॉप पे लिखा गया, पिक पॉइंट पे है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, हाइड्रोजन से भी ज्यादा किस में, हाइड्रोजन से भी कम किस में लगेगा, हीलियम लिथियम में। तो लिथियम को यहां लिखा गया है, लिथियम को यहां लिखा गया है, यानी लिथियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन से भी कम होता है। यह है लिथियम का। अब मुझे बताओ लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा होता है? बेरिलियम का ज्यादा होता है, लेफ्ट टू राइट ज्यादा होता है ना। लिथियम और बेरिलियम में किसका ज्यादा होगा? बेरिलियम का ज्यादा होगा। तो बेरिलियम को थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, बेरिलियम का थोड़ा सा ऊपर लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंडिकेट नहीं किया बोरॉन का यहाँ पर तो आपके उसमें इंडिकेट नहीं है, यहाँ बोरॉन है, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ बोरॉन है। फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। सोडियम का सबसे कम। देखो ऐसे बनाएंगे ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, ध्यान दो। हमारे पास पहले इसको छोड़ दो, यहां से ध्यान दो, यहां से लिथियम है, पहले इस पॉइंट को छोड़ दो, पहले यहां से ध्यान दो। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ठीक है। तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, सॉरी, लिथियम है, देन बेरिलियम से ज्यादा किसका कम होगा, बेरिलियम ज्यादा हो जाएगा, बोरॉन से, एक्सेप्शन है नहीं। फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाए, नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का होगा ना। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो यही होता है ना। तो देखो सबसे लोएस्ट में क्या होगा, अभी सोडियम को भी हटा दो, लोएस्ट में क्या होगा, लिथियम। लिथियम से ज्यादा कौन होगा, लिथियम से ज्यादा कौन होगा, बोरॉन, ठीक है। या इंडिकेट करो ये वाला पॉइंट, लिथियम से ज्यादा किसका होगा, बोरॉन का। बोरॉन से ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का। तो बेरिलियम इज हायर देन बोरॉन। कार्बन, उसके बाद ये कार्बन ऊपर चला जाएगा, कार्बन का बेरिलियम से ज्यादा होता है, कार्बन का बेरिलियम से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये किसका है, लिथियम का। ये किसका है, ये लिथियम का। ये किसका है, बोरॉन का। ये किसका है, बेरिलियम का। ये किसका है, कार्बन का।
ये किसका है? नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन से कम किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन का। है या नहीं है? देखो तो, है या कि नहीं है? ये है या नहीं है? ये कार्बन का है, ये कार्बन का है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। देन किसका होगा? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का यहाँ है, ये फ्लोरीन का है। और उससे सबसे ज्यादा किसका होगा? नियोन का। होगा कि नहीं होगा? अगर हम बात करें सोडियम का, तो सोडियम का तो और कम हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम में 3 ऑर्बिट हो गया। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? और आसान हो जाएगा। और आसान हो जाएगा तो एनर्जी क्या लगेगा? कम लगेगा। सोडियम यहाँ कुछ लाई करेगा, क्योंकि सोडियम में और लिथियम में किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, तो इसमें एनर्जी कम लगने वाला है। बराबर है। अब यहां पर हम दो और बातें कर लेते हैं, हीलियम का और किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम से थोड़ा ज्यादा लगेगा। हाइड्रोजन यहाँ होगा। बराबर है। और हीलियम का तो सबसे ज्यादा होता है, हमने आपको बताया भी था। अगर हम किंग और किंग में भी कंपेयर करें तो इसका ज्यादा होगा। तो ये है हाइड्रोजन। तो ये आप ग्राफ खुद भी प्लॉट कर सकते हो। सबसे ज्यादा किसका है? हीलियम का। यह है हीलियम का। तो सबसे नियॉन से भी ज्यादा किसका होगा? हीलियम का। और हाइड्रोजन कहां पर होगा? हाइड्रोजन यहां होगा, लिथियम के बाद। चीज समझ में आ गया? यानी अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? सबसे कम एनर्जी किसका दिख रहा है? सबसे कम एनर्जी सोडियम का दिख रहा है। सोडियम का होगा भी, क्योंकि सोडियम में 3 ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। देन लिथियम का, ये बोरॉन का था और ये हाइड्रोजन का था। लिथियम के बाद सोडियम, लिथियम, ये है सोडियम का। सोडियम, देन लिथियम, देन हाइड्रोजन, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन और देन हीलियम। तो ये इतना एटम्स को पकड़ के और क्या कर दिया है? ग्राफ बना दिया है। आप जितना भी एटम पकड़ोगे उतना पकड़ के आप ग्राफ बना सकते हो। तो कुल मिला के लेफ्ट टू राइट जाने के लिए बोल रहा है। ये दो अगर छोड़ दो, ये अगर दो छोड़ दो, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यहां से यहां लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर ये 3 छोड़ दे तो ये और ये अगर मैं छोड़ दूं तो यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। लिथियम, बेरिलियम से बोरॉन का कम होता है, बेरिलियम का ज्यादा होता है। कार्बन का और ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का और ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, लेकिन कार्बन से ज्यादा रहेगा, फ्लोरीन का ज्यादा आ जाएगा, नियॉन का ज्यादा। सोडियम की बात करेंगे तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि सोडियम में आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, क्योंकि लिथियम के नीचे है। क्योंकि टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो एनर्जी और रिलीज होता है। अगर हम बात करेंगे पोटेशियम का, तो पोटेशियम का और नीचे जाएगा। अगर ग्राफ में हम और नीचे बना दे ऐसे, तो पोटेशियम का ग्राफ और नीचे जाएगा, क्योंकि पोटेशियम में एनर्जी और कम लगता है। यहाँ पोटेशियम में बना सकते हैं। तो ये इंडिकेट किया गया है आपका एनर्जी। ठीक है।